जिनको कंफर्टेबल लगे वो वीडियो ऑन रख सकते हैं। 25 मेंबर्स अभी जुड़े हैं हमारे साथ। आज की इस क्लास में हम जो जो करने वाले हैं उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। तब तक जिसको लिंक नहीं पहुँचा होगा तो वो भी जुड़ जाएंगे, या लेट पहुँचा होगा। एक बार इसे पीपीटी मैंने बनाई थी तो उसको मैं थोड़ा सा डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि ढंग से हम इसको देख सकें। सबसे पहले तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कॉन्शियसनेस का टेस्ट करेंगे। यह जो पूरा प्रोग्राम है आज का, इसमें 1 घंटा लगभग लग सकता है या थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मली 1 घंटा तो लगेगा ही। पहले एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट में सारी 10 मिनट भी नहीं लगनी है, 10 मिनट मान के चलो। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है ये वाइब हाई जो एक कॉन्सेप्ट है, नाम थोड़ा मॉडर्न है, वाइब 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 नाम में भी वाइब आनी चाहिए, तो नाम में वाइब आ गई है ना। इसको ये नहीं कह सकते कि वाइब नहीं है, तो वाइब है। तो उस या जो नॉर्मल हम बोलते हैं कि वाइब नहीं है या लो वाइब है यहाँ की, तो इस व्यक्ति की अच्छी वाइब है, बुरी वाइब है, वो भी आज आपको क्लियर हो जाने वाला वो वाइब क्या चीज़ होती है। तो उस कॉन्सेप्ट को सेंटर में रख के आज की क्लास को मैंने प्रोग्राम प्लान किया है। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो और उसके बाद अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो फिर आप उसको ज्वाइन कर सको। 1 मिनट। जी, उसके बाद हम पहले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जिसमें 10 मिनट लगेंगे। उस टेस्ट के लिए आपको एक पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें कुछ लिखना नहीं, लेकिन अपना स्कोर आप लिख सकते हो, फिर उसको रिजल्ट से मैच कर सकते हो। तो उस टेस्ट में हम क्या करेंगे कि किस लेवल पर हमारा कॉन्शियसनेस का स्तर है वो हम जान सकेंगे कि हम ठीक रास्ते पे हैं, कि कम है, कि ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार से। और फिर उसका मतलब क्या है वो हम बाद में समझेंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी मतलब बता दिया पहले तो फिर जो टेस्ट है वो ईमानदारी से नहीं हो पाएगा, वो सरल मतलब उसमें आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दोगे बातों को। तो इसलिए पहले टेस्ट होगा, उसका स्कोर होगा, फिर उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, और फिर समझेंगे कि वो कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, वो वाइब जो हाई करनी है हमें, वो क्या चीज़ है वो हम समझेंगे। उसके लिए मैंने एक पूरी पीपीटी बना दी है, उसमें एक एक चीज़ समझा दी है। फिर तीसरे पार्ट में हम समझेंगे कि इस पूरे जो 41 डेज का ये प्रोग्राम है, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, किस किस चीज़ को आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सब आपको उसमें पता चलेगा। तो ये 3 चीज़ें आज की इस कोर्स में क्लास में करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठें। जिनको कंफर्टेबल लगे वो वीडियो ऑन रख सकते हैं, बाकी आप ऑफ रखें। 28 29 हाँ जुड़ रहे हैं अभी भी, तो जुड़ने देते हैं। तब तक 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, खुद को कनेक्ट कर लेते हैं।
खुद को पूरी तरह उपस्थित कर लीजिए। अपने शरीर को अनुभव करें। अपने हाथ पैरों को अनुभव करें। तीन बार ओम का उच्चारण। खुद को पूरी तरह कनेक्टेड महसूस करें अपने शरीर के साथ, अपने श्वास के साथ, परमात्मा के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने रियल सेल्फ के साथ। दोनों हथेली को आपस में रब कर लीजिए। खुद को पूरी तरह कनेक्टेड महसूस करें। अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से कनेक्टेड महसूस करें। धीरे से आंखें खोलें। तो शुरुआत हम करेंगे एक छोटे से टेस्ट से। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो हम चेतना का स्तर की बात कर रहे हैं कि चेतना का स्तर जाने, है ना, मैंने उसमें डाला था कॉन्शियसनेस का लेवल, या हमारे साधु महात्मा भी कहते हैं कि हमें अपनी चेतना का विकास करना चाहिए। अब वो चेतना क्या चीज़ है उसको आप समझो। चेतना है हमारी कॉन्शियसनेस, मतलब एक तो हम हैं जिसको अभी हम समझते हैं। अभी तो हम खुद को एक शरीर की तरह समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, ये बैठे हुए हैं, लेकिन ये शरीर तो मरने के बाद भी रहता है। शरीर तो मरने के बाद भी रहता है, लेकिन हम नहीं रहते। तो क्या नहीं रहता इसके अंदर? इसके अंदर वो चेतना नहीं रहती। मतलब समझो हम आत्मा हैं, समझो, और हमारा एक गुण है। जैसे हम अभी समझो हम एक शरीर हैं और हमारे हाथ पैर हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में लेके जाओ तो हम एक आत्मा समझो, एक छोटा सा एटम समझो, उस एटम का एक गुण है, एक बिंदु समझो। उसको मैं कुछ नाम या कुछ रूप नहीं देना चाहता। अगर मैं नाम रूप दूंगा तो वो आपकी धारणाओं से जुड़ जाएगा। तो ऐसा समझो कि एक बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पार्टिकल है, बिल्कुल लास्ट, जो दुनिया का सबसे छोटा जो पार्टिकल है, जो सबसे छोटा जो अणु तंतु कुछ भी कहो उसको, वो जो है उसके अंदर एक गुण है, वो है कॉन्शियसनेस, वो है चेतनता। वो कॉन्शियसनेस, वो छोटा सा अणु हमारे अंदर है। उस अणु की वजह से ही, उसकी चेतनता की वजह से ही हम ये हाथ पैर हिला पा रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। तो वो जो क्वालिटी है, वो जो महसूस करने की, वो जो जानने की चेतना समझो, जिसके द्वारा हम जानते हैं, कोई भी चीज़ जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो जो गुण है वो चेतनता है हमारी, वो हमारा चैतन्य है। वो हम कहते ना अभी कॉन्शियस थे,
कॉन्शियस मतलब जागे हुए होना, यानी किसी चीज़ के साथ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो चेतना है हमारी। सिंपल सी भाषा में इसको समझो। पहले मैं जब इस चेतना को पढ़ तो मैं भी लेता था, लेकिन समझ में बहुत लेट आती है, और अब भी इसको सुनना और इस चीज़ को महसूस करना थोड़ा अलग है। ऐसा समझो कि आपके अंदर बैठा हुआ कोई एक 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 कोई छोटा सा कोई कण इन सारी बातों को सुन रहा है इन कानों के द्वारा। जैसे आप एक गाड़ी हो, उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एक ड्राइवर आप मुझे उस उन आँखों की खिड़कियों से मुझे देख रहा है, उन कानों से मुझे सुन रहा है, स्किन के द्वारा टेम्परेचर को महसूस कर रहा है, इस मुंह के द्वारा बोल रहा है। समझ गए? नहीं तो मरने के बाद भी ये शरीर तो यहीं रहने वाला है, लेकिन वो ड्राइवर चला जाता है कहीं और। तो उस ड्राइवर की जो अवेयरनेस है वो या जागी हुई अवस्था है, उसको चेतना आप बोल सकते हो। अब वो चेतना जो है, जैसे इस शरीर की, हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, उसकी अपनी फिटनेस लेवल अलग अलग है। कोई 10 किलोमीटर भाग सकता है, कोई 1 किलोमीटर भाग सकता है, कोई कुर्सी से ही नहीं उठ सकता है, कोई 40 किलोमीटर भी भाग जाता है ना। तो ऐसे अलग अलग एक स्तर है फिटनेस के लेवल का। वैसे ही वो जो अंदर जो छोटा सा जीव है, जीव कहना उसको सही है, एक छोटा सा जीव है। मेरी दादी जी मुझे जीव बताती थी, तो मैं सोचता था कि वो जो पानी में भी छोटे छोटे जीव हो जाते, तो मैं उनको ही जीव समझता। तो छोटा सा जो हमारे अंदर जीव बैठा है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी ये जो जागी हुई अवस्था है, ये भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे हमारे शरीर का फिटनेस लेवल अलग अलग हो सकता है ना, कि हमारी सोचने समझने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग है, फिटनेस अलग है, वजन अलग है, सब चीज़ें अलग हो सकती है। वैसे ही उस चेतना की जो जागी हुई अवस्था है, जिसको चेतनता हम कहें, जो कॉन्शियसनेस कहें, वो भी अलग अलग स्तर की है। अब जब वो अलग अलग स्तर की है, तो जैसे आपके सबके फ़ोन में अलग अलग प्रकार के प्रोसेसर लगे हुए हैं। किसी के अंदर एप्पल का लगा हुआ है, किसी के अंदर सैमसंग के अपने अलग प्रकार के प्रोसेसर हैं, बाकी जो MI और कोई फ़ोन आते हैं उनके अपने प्रोसेसर रहते हैं। अब सबकी परफॉर्मेंस उस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के हिसाब से है ना। कोई फ़ोन बहुत सालों साल चल जाता है, कोई 1 साल भी ढंग से नहीं पकड़ता है। तो वही चीज़ हमारे अंदर जो प्रोसेसर है, वो जो छोटा सा जीव है, उसकी जो चेतनता है, वही हमारी लाइफ को डिसाइड करती है। वही कितना, ऐसा समझो कि उसका एक प्रकाश है, उसको एक दिए की तरह समझो। हमारे शास्त्रों में दिए की तरह बताया ना, उसको एक ज्योति की तरह समझो। वो एक ज्योति जो अंदर जल रही है, उसका प्रकाश कितना है, कितनी प्रकाशमान है वो, उतना ही हमारा प्रकाश होगा, उतनी ही जीवंतता हमारे अंदर होगी। और जितनी जीवंतता होगी, उतना ही हम इस जीवन को अच्छे तरीके से अनुभव करेंगे। जैसे एक छोटा सा दिया है, मंद रोशनी है, तो थोड़ा सा आसपास का ही दिखेगा उसमें। एक दिया है, उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा दूर तक का दिखता है उसमें, है ना। जैसे एक 9 वाट की ट्यूबलाइट है, एक 20 वाट की है, एक 50 वाट की और एक 1000 वाट की, तो सबकी रोशनी अलग अलग होगी। तो ऐसे ही हमारी आत्मा का जो प्रकाश है, उसको कॉन्शियसनेस समझो। उस प्रकाश की बात हम कर रहे हैं, कम ज़्यादा होने की। जब हम कहते हैं चेतना का विकास करो, तो हम कह रहे हैं उस प्रकाश को बढ़ाओ, ताकि हम जीवंतता को अनुभव कर सके। इसको थोड़ा सा और ढंग से समझने की कोशिश करो। जैसे अभी आप इस मोमेंट में बैठे हुए हो, अगर आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन भी रहे हो, ऑब्जर्व भी कर रहे हो, और मतलब यहाँ पर पूरी तरह उपस्थित हो, और हर चीज़ एक मोमेंट, एक शब्द आपके कानों में पड़ रहा है, और एकदम अवेकनिंग स्टेट में हो आप। लेकिन अगर आपकी चेतना का प्रकाश थोड़ा कम है, तो मेरी बातें भी सुन रहे होंगे, बीच बीच में आपकी भावनाएं, कुछ और विचार भी उठ रहे होंगे, कुछ धारणाएं भी आ रही होंगी। कभी कभी आप इधर से, आपका ध्यान इधर उधर भटक भी जाता होगा। कई बार हो सकता है कि बहुत थोड़ा सा और प्रकाश कम है, तो समझ में ही ना आ रही हो कि ये चल क्या रहा है, ये क्यों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, है। क्योंकि मैं तो उस अवस्था में रहा हूँ, तो मैं उसको अच्छे से समझता हूँ कि पल्ले ही नहीं पड़ती बात कि मतलब ये क्या। जब मैंने चेतना की बात पढ़ी थी पहली बार, कॉन्शियसनेस की, तो वो मैंने पढ़ी थी
श्री अरविंदो जो हमारे ऋषि हुए हैं, उनकी पुस्तकों में चेतना वर्ड जो है बड़ा मिलता था कि चेतना ये चेतना वो। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि चेतना से मतलब समझूं क्या मैं। कभी लगता था कि आत्मा, वही कथा कहानियाँ आगे आ जाती मेरे, उसी से कल्पना में कुछ कर लेता मैं कल्पना। लेकिन इसी प्रकार समझो कि एक प्रकाश हमारा है, उस प्रकाश से हम जीवन को अनुभव करते हैं और उस प्रकाश को ही कम ज़्यादा करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अब जो हम करने वाले हैं, अब हम टेस्ट करने वाले हैं। उस प्रकाश की अवस्थाएं हो सकती हैं। एक है लो, ऐसी अवस्था जिसको निम्न समझा जाता है, कम समझा जाता है, कि जो जैसे जल तो रही है वो रोशनी, ठीक है, लेकिन वो जीवन को अनुभव करने के लिए कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, अंधकार से के समान ही है वो। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने उसको तमस कहा है, तामसिकता कहा है, मतलब उसमें ज़्यादा रोशनी नहीं है उस दिए में उस समय, तो इसलिए उसको तामसिकता कहा है। और उसी रोशनी को थोड़ा बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा और लेवल पर बढ़ती है, तो वो उसमें चीज़ें दिखती हैं लेकिन बहुत क्लियर नहीं, मतलब थोड़ा सा माया का पर्दा रहता है, तो उसको रजस कहा है। चीज़ें दिख तो रही हैं अच्छे से लेकिन बहुत अच्छे से नहीं दिख रही हैं, तो उसको रजस कहा है। फिर एक अवस्था है उस चेतना की कि बिल्कुल साफ साफ दिखता है, हर चीज़ अपने असली स्वरूप में दिखती है, वो सत्व कहा है उस गुण को। यानी जब वो लाइट जो है पूरी ब्राइट है तो वो सत्व है, जब वो थोड़ी सी मध्यम है तो रजस है, और जब वो अंधकार में है, हम चीज़ों को देख नहीं पा रहे अपने काम क्रोध मोह लोभ की वजह से, एक पर्दा हमारे ऊपर पड़ा रहता है, उसी हिसाब से हम दुनिया को समझते हैं, तो एक तमस की अवस्था में वो चेतना है। तो इस प्रकार से भी इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये 3 लेवल हमारे हुए, मतलब एक जागी हुई अवस्था, एक थोड़ी सी अर्ध सुषुप्ति की अवस्था और एक सोई हुई अवस्था। अब जो हम टेस्ट करेंगे, इस टेस्ट में इन तीनों अवस्थाओं में से कौन सी आपकी चेतना का लेवल है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नोटबुक पेन आप रख लो, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, बस ABCD लिखना। एक से मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कितने हैं, शायद 10 हैं मेरे ख्याल से, उतने ही नंबर लिख लेना एक लाइन में, ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही मैंने इसको रखा है आपके लिए। हाँ, टोटल 11 क्वेश्चन हैं, तो 11 क्वेश्चन हैं, तो 1 से 11 तक की गिनती को आप लिख लो, 1 2 3, एक लाइन में 1 से 11 तक की लिख लो। और फिर जिसका जो भी जवाब हो, जैसे पहले का जवाब है ABCD, इनमें से कोई एक जवाब होगा आपका। मान लो A है तो A लिख दिया, B है तो B लिख दिया, C है तो C लिख दिया, D है तो D लिख दिया, बस। ऐसे 11 क्वेश्चन है, सिंपल। उसका फिर स्कोर कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, तो पहले हम सिर्फ ईमानदारी के साथ जवाब लिख लेंगे। तो कौन कौन कर रहे हैं इस टेस्ट को, हाथ ऊपर करो, पता चले मैं ही बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई कर नहीं रहा। हाँ चलो, दिखने वाले तो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा स्क्रीन एक एक क्वेश्चन को करके शेयर करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो और समझ में भी आ जाए आपको। और यहाँ पर बिल्कुल ईमानदार रहना और सरल रहना, कुछ साबित नहीं करना है। ये स्कोर जो है आप अपने तक ही रखना, मुझे भी मत बताना कि किसको कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो इससे एक जजमेंट नहीं रहेगी, उससे ये नहीं होगा कि अगर आप खुद के साथ ईमानदार रहो, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं उस टेस्ट से, आपको मतलब है, आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो आपके लिए है, तो उसको जानने की आपको ज़रूरत है, मुझे नहीं ज़रूरत है। पहले तो आप निर्देश पढ़ो, प्रत्येक प्रश्न के लिए वह उत्तर चुनें। वैसे ये इंग्लिश में था तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो एक आधी हिंदी इधर उधर होए तो उसको अवॉइड कर देना। यहाँ पर कोई व्याकरण का टेस्ट नहीं है, सिर्फ हम भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं अपनी। तो इस समय जो सच्चाई है आपकी, वो आपको मार्क करना है। स्वयं के प्रति ईमानदार रहें, और आत्म मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत चिंतन और विकास का यह एक उपकरण है। इससे कुछ घोषित नहीं हो जाने वाला, इससे कोई साधु महात्मा भी नहीं घोषित हो जाने वाले,
और ना ही इससे कोई इनाम मिल जाने वाला है, और ना ही इससे कुछ आप कोई एकदम से पता चले कि आप पाताल में जी रहे हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये एक आत्म मूल्यांकन है, खुद को जांचने का एक तरीका है सिंपल सा। इसमें 11 क्वेश्चन है, और जितना ईमानदार रहेंगे, जितना और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। देखो, संकल्प विकल्प में मत पड़ना कि ये भी मैं करता हूँ, ये भी मैं करता हूँ। जो पहले आपको महसूस हो जाए, या पहले जो आपको लगे कि हाँ, पहला जो आंसर है वो सही रहता है। बाद में तो हम लगाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ ऐसा। इन चीज़ों में मत पड़ना, जल्दी जल्दी ही आंसर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला, इमोशनल जो स्टेजेस हैं, उसका पहला क्वेश्चन क्या है? आप कितनी बार शर्म या बेकार की भावनाओं को अनुभव करते हैं? शर्म का मतलब है कि आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, वो वाली शर्म। एक तो शाय वाली शर्म होती है, एक किसी चीज़ पर शर्मिंदगी महसूस होती है। और बेकार की भावनाओं का मतलब है कि आपको लगता है कि यार वैसे ही पैदा हो गए, बस खामखा कुछ कर नहीं रहे हैं हम अपने जीवन में, कि बेकाम है, होता है ना बेकाम, वर्थलेसनेस, हाँ, उसको समझो कि ये वर्थलेसनेस या शेम फील होती है, ये आपको कितनी बार महसूस होती है। ये वैसे ए बी का ख ग को भूल जाओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अब इनमें से बार बार फील होती है तो ए लिख दो एक नंबर के आगे। कभी कभी महसूस होती है, ईमानदारी से जवाब देना, ठीक है, तो बी लिख दो। शायद ही कभी महसूस होती है तो सी लिख दो, और कभी नहीं महसूस होती है तो डी लिख दो। एक आंसर इसमें से लिख लीजिए। लिख लिया? चलो, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही दूसरा, चुनौतियों का सामना करते समय आप कितनी बार अपराध बोध या पश्चाताप महसूस करते हैं? मतलब जो दिन की चर्या में जो काम करते हैं, या जो छोटी मोटी घटनाएं आपके जीवन में हो रही होती हैं, उनमें गिल्ट फील आप कितनी बार करते हैं? पश्चाताप, रिग्रेट फील करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं कितनी बार? मतलब कभी या तो हो सकता है बार बार, कि हर गिल्ट के भाव कितने रहते हैं आपके, उसका इसमें ABCD लगा लो। थोड़ा थोड़ा समय हर क्वेश्चन में दे दूंगा मैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा चिंतन कर लो, 1 मिनट, ऐसे जल्दबाजी भी नहीं करना। जब मुझे लगेगा कि सारे गिल्ट फील कब कब करते हो आप, उस हिसाब से जवाब दे लो अपना। चलिए, उससे अगला चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। आमतौर पर आप कठिन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं? उदासीनता या निराशा, मतलब कुछ नहीं करते, निराश रहते हैं, या दुखी हो जाते हैं, या चिंतित हो जाते हैं, या उनको स्वीकार कर लेते हैं शांति के साथ? चलो, हर क्वेश्चन के लिए हम 1 मिनट दे देंगे। नॉन जजमेंटल माइंड रखो, इसमें कुछ भी ठीक गलत नहीं है, ये आपके बारे में है, आपको कैसा लगता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो लिखो इसमें। इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है। ABCD में से लगा लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अपने दैनिक जीवन में आप कितनी बार क्रोध या नाराजगी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं? क्रोधित, बार बार क्रोध आ जाता है आपको, तो ईमानदारी से 1 पर लगाओ। कभी कभी आता है तो B पर लगाओ।
शायद ही कभी आता है तो सी पर लगाओ, और लगभग कभी नहीं आता तो डी पर लगाओ। सोच लो, थोड़ा आत्ममंथन कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं, अपना ही समय है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वें नंबर पर। आप अपनी समग्र भावनात्मक भलाई का वर्णन कैसे करेंगे, मतलब इमोशनल वेलबींग का वर्णन कैसे करेंगे। मतलब आपकी जो इमोशनल जो स्टेज है वो कैसी है इनमें से। जब आप भावनात्मक महसूस करते हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं और ड्रेन्ड फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, या फिर उतार चढ़ाव महसूस करते हैं, या फिर इमोशंस आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। मतलब जब आप भावुक होते हैं तो ज़्यादातर एक तो होता है कि बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, एक बहुत नेगेटिव हो जाते हो, एक मिक्स रहते हो, या फिर बहुत ही पॉजिटिव रहते हो आप इमोशनल लेवल पर, जब आप इमोशनल स्टेट आपकी अनुभव कर रहे होते हो। लगा लीजिए एक। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप चुनौती और बाधाओं का सामना कैसे करते हैं। मतलब टाल मटोल करते हैं या प्रतिरोध करते हैं, उनको एकदम टकराव की स्थिति में आ जाते हैं, या फिर झिझकते हैं या बेमन से करते हैं। कोई चुनौती आ जाती है आपके जीवन में, वो चुनौती किसी भी स्तर पर हो सकती है, छोटे से बड़े स्तर पर, या दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, कोशिश करते हैं उसकी सॉल्यूशन की, या बहुत उत्साह और सकारात्मकता की मानसिकता के साथ उस चुनौती का सामना करते हैं। लगा लीजिए। थोड़ा सोचने का समय 30 सेकंड और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जितना ईमानदार रहोगे उतना एक्यूरेट रिजल्ट रहेगा। अपने मन में उथल पुथल रखोगे तो उतना ही आप अपने आप को समझने में मुश्किल होगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट है 7वां नंबर का क्वेश्चन है, आप अपनी दैनिक गतिविधियों में कितनी बार खुशी और संतुष्टि पाते हैं। दैनिक गतिविधियों में कितनी बार संतुष्टि या खुशी पाते हैं। सोच लो, सोच समझ के ही लगाना। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, आप सीखने और नई परिस्थितियों में ढलने के लिए कितने इच्छुक हैं। कोई नई चीज़ सीखने के लिए कितने इच्छुक होते हैं। कभी नहीं, कुछ सीखने की इच्छा होती है आपकी, या कभी कभी सीख लेते हैं ऐसे ही बेमन से, या खुला रहते हैं, अपने आप को ओपन रखते हैं कि और इच्छुक रहते हैं, या फिर एकदम एक्साइटेड रहते हैं कि बस कब कुछ सीखने को मिले। इन तीनों में से एक ABCD में से लगाओ, 4 में से।
9th क्वेश्चन है, आप कितनी बार आलोचनात्मक सोच और तर्क में संलग्न रहते हैं? मतलब दूसरों की बुराई करने में और कोई क्रिटिसाइज करने में। गर्दन हिलाने की ज़रूरत नहीं है, मन में जो आए वो लिख लो। ऐसे गर्दन हिला रहे कि नहीं नहीं हम नहीं करते जी बुराई, हम तो पैदाइशी संत हैं, गलत लोगों के बीच में पैदा हुए एक अच्छे इंसान हैं। हर किसी को ऐसा ही लगता है, वैसे ऐसा लगता है कि सब बाकी बुरे हैं, हम एक भले इंसान पैदा हो गए। चलिए 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आप दूसरों और अपने आसपास की दुनिया में कितना कनेक्शन, जुड़ाव महसूस करते हैं? एकदम अलग थलग महसूस करते हैं? एकदम लगता है कि जो मैं अभी बात कर रहा था वही, कि मैं तो एकदम अलग हूँ और ये सब अलग हैं? या कुछ हद तक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एकदम कनेक्टेड महसूस करते हैं, या बहुत गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एकदम एकदम अपनापन महसूस करते हैं? चलें लास्ट क्वेश्चन पर। आप कितनी बार आंतरिक शांति और शांति की भावनाओं को अनुभव करते हैं? अंदर से एकदम पीसफुल, एकदम पीस ऑफ माइंड को फील करते हैं? ABCD में से कोई भी एक लिखो। चलो अब ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब खुद को इसके लिए नंबर दे लो। ABCD 11 से 11 क्वेश्चन का। तो खुद को नंबर देने के लिए आप क्या करो कि अगर A है तो उसके लिए 20 नंबर दो, B है तो उसके लिए 40 नंबर दो, C है तो उसके लिए 60 नंबर दो, और D है तो उसके लिए 80 नंबर दो। 20, 40, 60 और 80, 20, 40, 60 और 80। A के लिए 20, B के लिए 40, C के लिए 60 और D के लिए 80। बैक बेंचर्स जो दिख नहीं रहे, उन्होंने भी किया है। ये सामना करना और ऐसे सामने बैठ जाना वीडियो ऑन करके, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। चलो जो सारा नंबर दो और हाँ स्कोर को जोड़ लो, और जिनको कंफर्टेबल लगे वो लिखना चाहें लिख दो अपने चैट बॉक्स में। इसमें कोई जजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। जितना स्कोर आया, जितने मार्क्स मिले हैं आपको, ईमानदारी के साथ वो लिख दो। हो सकता है ज़्यादा मार्क्स का मतलब अच्छी बात ना हो सकता है कम मार्क्स का मतलब बहुत बढ़िया हो, और हो सकता है ज़्यादा मार्क्स का मतलब बढ़िया हो। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। जिसको कंफर्टेबल लगे वो लिख सकता है। नहीं कंफर्टेबल लगे तो आप अपने पास रखो, अपने माइंड में रखो स्कोर को। बहुत बढ़िया। मंजू सिंह 6 to 11।
अच्छा, मंजू सिंह जी ने बाद में किया होगा। लिख दो सारे अगर ठीक लगे तो। 5th क्वेश्चन रिपीट करूं? चलो 5th क्वेश्चन भी बता देते हैं। ये 5th है। अब जिसने कर लिया वो अपना ठीक है, उसको लगा के एक साइड में करो। लो 4 भी देख लो। छोटे करके मैं पहले ही 4 लगा देता हूँ, अगर नहीं किया तो पूरा कर लो उसको, बाकी तब तक हम इनको आप देख लो जिन नहीं किया तो। वैसे टेस्ट इंग्लिश में था तो मैंने इसको थोड़ा ट्रांसलेट करके, ताकि सबको समझ में आ जाए। जिसने नहीं किया कर लो। प्लीज़ एक्सप्लेन 5th क्वेश्चन। आप अपनी इमोशनल वेलबींग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अपनी इमोशनल वेलबींग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब भावनात्मक, जो आपका समझो कि भावनात्मक स्वास्थ्य है आपका, या जब आप इमोशनल फील करते हो उस दौरान आपका मोस्टली क्या एक्सपीरियंस रहता है? चलो हटा दो इसको। किसी को 500, किसी को 745। हाँ, अरे वाह क्या बात है। 9th एंड 10th क्वेश्चन। चलो 9th 10th भी दिखा देते हैं, यहाँ से कोई खाली हाथ ना लौटे, कोई रिजल्ट लेके ही जाओ। ये सेल्फ एनालिसिस है और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये लो 9th 10th भी। आप कितनी बार आलोचनात्मक सोच और तर्क में, मतलब कितनी बार आप लोगों को क्रिटिसिज्म में और दूसरों की बुराई करने में कितनी बार अपने आप को पाते हैं? और आप अपने दूसरों और अपने आसपास की दुनिया में कितना जुड़ाव महसूस करते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, बहुत बढ़िया। 600, 500, 700, 500 से लगभग ऊपर ही हैं सबके, है ना, 700 तक भी हैं, 600। चलो अब इसके रिजल्ट पर हम आते हैं। अगर आपका स्कोर, पहले मुझे एक बार देखने दो स्कोर किसका कितना है। 58% आया है मेरा। 58% नहीं लेके आना संदीप जी, इसको कैलकुलेट कर लो, जोड़ लो।
परसेंटेज नहीं निकालनी यहाँ पर। यहाँ पर जोड़ लो, यहाँ पर 400 500 600 700 ऐसे नंबर बताने। हाँ 64 ठीक है। मैथ्स हमारा पहले ही कमज़ोर है, 58% करके अब हमें कैलकुलेटर उठाना। हाँ 640 ठीक है, गुड। बहुत बढ़िया। सारी उच्च स्तर की चेतनाएं ही बैठी हुई हैं। अगर 200 से 400 अगर आपका स्कोर आता है तो मतलब आप अपने जीवन में उस तमस को महसूस कर रहे हैं, उस लो को फील कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन में आप जी रहे हैं। लेकिन इस क्लास में बैठने का मतलब ही ये है कि लो वाइब्रेशन में तो आप हो नहीं, है ना। लो वाइब्रेशन वाले तो यहाँ तक पहुँचते नहीं, इतनी देर बैठेंगे ही नहीं। वो तो कहीं सुन रहे होंगे गाने गुने, कुछ और चीज़ें चल रही होंगी उनके। तो यहाँ बैठने का मतलब ही यहाँ पर बैठ के और ये टेस्ट देने का जो अपना जो साहस है, यही ये बताता है कि आप लो में तो हो ही नहीं, लो वाइब्रेशन में तो हो ही नहीं। लो वाइब्रेशन वाला इतना खुद को या तो सामने नहीं लेके आएगा, या फिर वो क्योंकि वो तो गिल्ट में रहेगा, शेम में रहेगा, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की उसमें बात ही नहीं, विचार ही नहीं उठेगा। अगर ऐसा कुछ आएगा भी तो उसको सोचेगा क्या चल रहा है, बकवास छोड़ो इसको, वो मन ही नहीं करेगा उसका ज्वाइन करने का, है ना। 400 से 600 तक है तो आप जागरूकता और सकारात्मक, मतलब आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। मतलब आपने अपनी ट्रैक पकड़ लिया है, हायर स्टेज की तरफ चल पड़े हो आप। 600 से 800 है तो आपकी जो चेतना है वो उस स्तर तक पहुंचने वाली है। और 800 से 1000 तो खैर एनलाइटेड लोगों का ही होता है। इतना तो अगर हो तो फिर अपने आप को दोबारा से रीचेक करना चाहिए हमें। ये तो एनलाइटेड बीइंग्स हैं सारे, 800 से 1000। तो 600 से 800 है तो अच्छे लेवल की चेतना हो जाती है। नॉर्मली 400 से 600 है तो अच्छा है बहुत, मतलब अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर हो। ये इसका लिख लो आप, लिखना चाहो तो इसको। और ज़्यादातर मेंबर्स का 400 से 600 तक आया है ना, एक दो का 600 से ऊपर है तो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात का मतलब यही है आगे बढ़ते चले जाना है। जब जितने भी बड़े बड़े जो मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस बुक पढ़ी, किसी ने बुक पढ़ी? मैंने रिकमेंड तो कई बार मैं कर चुका। डॉक्टर डेविड हॉकिंस जो हैं, उन्होंने अपने 25 साल के, मतलब हमारे ऋषियों ने तो इस चीज़ को कर दिया प्रॉपर तरीके से, इसको बताया हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि हम अब इस फेज़ में है ना, हमें हर चीज़ साइंस के सामने प्रूव करनी पड़ती है। शास्त्रों में तो लिखी हुई हैं चीज़ें, लेकिन उसको साइंस की दृष्टि से हमें समझाया जाए तभी हमें समझ में आती है। उस दृष्टि से समझाने वाले, जो शास्त्र को साइंस में कन्वर्ट करके जो समझाने वाले, वो है नहीं। या तो प्योर शास्त्र वाले ही बैठे हैं, वो बस पाप पुण्य से जोड़ देते हैं। मतलब वही होता है पाप पुण्य का, कि पुण्य मतलब जो कॉन्शियसनेस को बढ़ाए, और पाप का मतलब है जो डाउन लेके जाए, वही पाप पुण्य है और कुछ नहीं। बाकी उसको साइंस से जोड़ने वाले हैं नहीं। लेकिन कुछ अच्छे हुए हैं डॉक्टर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट अच्छे हुए हैं, मनोवैज्ञानिक अच्छे हुए हैं। उन्होंने भारतीय इस पूरी संस्कृति को, इस कर्म के सिद्धांत को, इन यम नियम को, इनको सबको लेके उनके ऊपर रिसर्च की है। तो डॉक्टर डेविड हॉकिंस जो है, उन्होंने 25 ईयर्स तक, अपने 25 साल में एक स्कोर जनरेट किया कि जो मानव चेतना है ये सबके साथ, कोई दुखी हुए जा रहा है, कोई सुखी हुए जा रहा है, कोई हजारों लोगों की हत्या करके भी कोई अपराध बोध नहीं होता, और किसी के पैर से चींटी मर जाए तो भी उसको नींद नहीं आती। ऐसा क्यों है? तो उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के बाद एक चार्ट डेवलप किया, एक बुक लिखी, मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। और भी बुक्स हैं उनकी, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको ये आपके चेतना के स्तर के बारे में बताती है। और जो बहुत उच्च स्तर के लोग थे, अब मान लो आप में से किसी का आया 700, किसी का आया 800, किसी का आया 600। जो हिटलर था वो कभी 800 लेवल का व्यक्ति था, उसकी जो कॉन्शियसनेस है 700-800 पर रही हुई कॉन्शियसनेस थी, ठीक है।
और तभी वो इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाया। 700-800 की कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति था वो, तभी वो इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो जो यहूदी थे उनसे नफरत और अपने घमंड के कारण जो प्रैक्टिस उसने क्या ऐड हो गया 700-800 की कॉन्शियसनेस में, घमंड। जैसे रावण के संदर्भ में भी बोल सकते हो आप, उसका घमंड या उसका जो बुरा कर्म था वो, उसकी वजह से वो जो 700-800 की कॉन्शियसनेस का लेवल था वो 40 पर पहुंच गया और उसने अपने आप को ही गोली मार दी, सुसाइड कर लिया। नेपोलियन का भी ऐसा ही हुआ कि कभी किसी से हारता नहीं था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि छोटे छोटे राजाओं ने भी उसको हरा दिया आखिर में, सिर्फ उस घमंड की वजह से, उस ईगो की वजह से, उन सारे अपने बुरे कर अहंकार की वजह से। ऑथर कौन है मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस? डॉक्टर डेविड हॉकिंस, डॉक्टर डेविड हॉकिंस। आप मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस लिखोगे तो आ जाएगी, वो एक ही बुक है। तो ये जो बुक है इसको हमने एक प्रैक्टिकल, मतलब ठीक है किताब तो पढ़ लिया आपने, वो तो आपको समझ में आ गई, लेकिन उसको प्रैक्टिस क्या, प्रैक्टिकल क्या। जैसे शास्त्रों में तो लिख दिया, जैसे महर्षि पतंजलि ने तो लिख दिया, लेकिन हठ योगियों ने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी। ऐसे ही इस इस बुक को, इन सारी प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिकल लेके आने की मैंने इस वाइब हाई में कोशिश करी है। तो अब हम आते हैं इस आज की क्लास के दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में हम समझते हैं कि जो चेतना के स्तर हैं अलग अलग, ये क्या है, तो भी आप यहाँ भी रिलेट कर पाओगे। पहले मैं आपको चेतना के स्तर का चार्ट दिखा देता हूँ, फिर हम उसको, चार्ट तो मैंने डाउनलोड किया था एक दिन, फिर पहले उसको देख लो, फिर उसको मैं समझाऊंगा, एक एक लेवल को समझाऊंगा कि क्या है वो, फिर उसको इम्प्रूव कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। जब कोई 700-800 के लेवल का व्यक्ति 40 पर आ सकता है, तो कोई आज जो गिल्ट में है, आज जो शेम में है, वो भी तो कभी पहुंच सकता है ना, वो भी तो कभी 400 पर पहुंच सकता है, वो भी तो कभी 700 पर पहुंच सकता है। और जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जो एनलाइटेड बीइंग्स हैं, वो सब 800-900 लाखों लोगों तक उनकी अप्रोच रहती है। मतलब उनकी एक बात लाखों लोगों के अंदर हृदय परिवर्तन कर सकती है, वो वाइब्रेशन का उनका लेवल रहता है। ठीक है, तो अभी जो आपने पढ़ा है, अभी जो एनालाइज किया, एक छोटा सा एक स्तर था कि उस स्तर में हो, मीडियम में हो, या कैसे स्तर में हो। तो हम चार्ट को हम खोलते हैं, ये हो।